यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और संभल के इतिहास में हुई दंगों का विवरण है। साथ ही संभल में डेमोग्राफी चेंज का भी जिक्र है, जिसमें हिंदुओं की आबादी में कमी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का जिक्र है। स्वागत है आपका बात साफ है में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात साफ है में आज जिक्र, क्या भारत में वाकई तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है कुछ जगहों पर? क्या वाकई सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? तो पहले जानते हैं कि जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उसमें क्या कहा गया है। फिर आपको बताएंगे इस पर प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया है डेमोग्राफी चेंज को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे किन किन राज्यों को लेकर चिंताजनक स्थिति बताए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या कहती है संभल की रिपोर्ट? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि कभी संभल में 45% हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% रह गए। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब और कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। इसमें हाई कोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदल दी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम रहते थे और 45% हिंदू रहते थे। आज की तारीख में संभल में 85% मुस्लिम हैं और 15% हिंदू हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यहां 1947, 48, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 में दंगे हुए। आजादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हो चुके हैं। यह भी कहा गया है कि जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अल-कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके थे। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को आतंकवादी घोषित किया था, वो संभल से लिंक था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से सक्रिय हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन हो रहे हैं और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ संभल की है या देश के अलग अलग इलाकों में ऐसा ही पैटर्न दिखता है? अगर जवाब आप जानना चाहते हैं, इसका जवाब हाँ में मिलेगा, क्योंकि कई इलाकों में ऐसी स्थिति बनती दिख रही है, जिसे लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट तक में याचिका डाली जा रही है। वैसे आपको प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले का भाषण तो याद होगा, 15 अगस्त वाला भाषण, जिसमें उन्होंने सीमांत इलाकों में आबादी में हो रहे बदलाव के लिए चेतावनी दी थी लाल किले से और डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। बदलती डेमोग्राफी के बारे में देशवासियों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इन हरकतों को देश सहन नहीं करेगा और अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए डेमोग्राफी आयोग की स्थापना की। हालांकि मौजूदा आधिकारिक आंकड़ा जनसंख्या का अगर आप जानना चाहेंगे तो वो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हो ही नहीं पाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ राज्य हैं जो चर्चा में हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है। यहाँ 90% से अधिक हिंदू जनसंख्या है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि राज्य की मुस्लिम आबादी से कहीं कम है। हिमाचल प्रदेश की जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि साल 2001 से 2011 के बीच राज्य में मुस्लिम आबादी 25% की गति से बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम आबादी 2001 में 1.19 लाख थी,
2011 में बढ़कर 1.149 लाख पहुंच गई। इसमें 25.6% की वृद्धि हुई। वहीं इस दौरान हिंदू आबादी की वृद्धि दर केवल 12% रही। हिमाचल प्रदेश में मात्र मुस्लिम आबादी और बाहरी घुसपैठी एक समस्या नहीं है। राज्य में मस्जिद मदरसे भी तेजी से बढ़े हैं। हिंदू जागरण मंच ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि राज्य में कोरोना काल से पहले 393 मस्जिदें थीं, लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या 520 हो गई। बताया गया कि सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें बन गई। इसके अलावा चंबा में 87 और ऊना में 52 मस्जिदें हैं। प्रदेश में मदरसों की संख्या भी 35 है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि उन जगहों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं जहां कोई भी मुस्लिम नहीं रहता। इसके अलावा उनका निर्माण भी अनुमति के तहत नहीं हो रहा। संजौली की मस्जिद को लेकर हुआ विवाद भी इसी कारण है। यह मस्जिद असल में काफी छोटी थी और यहां मात्र 2 मंजिलें थी, लेकिन बिना अनुमति के यहां 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी कर दी गई। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। हिंदू एक्टिविस्ट और संत स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक पहले उत्तराखंड में मुस्लिमों की कुल आबादी 1.5 से 2% थी। यहां के मुस्लिम गढ़वाली बोलते थे और यहां की संस्कृति को मानते थे। बाद में जब हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल किया गया तब यहां की आबादी 5 से 6% हो गई। वहीं जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से वहां के हजारों मुस्लिम उत्तराखंड में आ गए। इन बसने वालों में कई बड़े मुस्लिम नेता और व्यापारी भी शामिल हैं। अब यहां मुस्लिम आबादी लगभग 14% हो गई। इस आबादी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल हैं, जो नदी के किनारे झुग्गियों को कब्जा करते हुए आगे फैलते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि इन्होंने सारे सरकारी दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो मुस्लिमों की आबादी केवल 1.5% थी। वहीं 2011 की जनगणना में बढ़कर 13.95% हो गई। इसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि को लेकर आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आबादी बढ़ने की इस रफ्तार में कोई कमी के संकेत नहीं है। यानी कि आज की तारीख में अगर जनगणना कराई जाए, जो कि होने भी वाले हैं, तो आंकड़े चौंका सकते हैं। झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज का मामला गर्म है। वहां तो अदालत को दखल देना पड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनकी गिनती करें और उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताएं। 6 जिलों को लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वो अदालत को बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। संथाल परगना में घुसना आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। कोर्ट में डाली गई याचिका के मुताबिक संथाल परगना क्षेत्र में मूल निवासी आबादी का प्रतिशत काफी कम हुआ है। 1951 में 44.67% से घटकर मूल निवासी 2011 में 28.11% रह गया, जबकि मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी। ये 1951 के मुकाबले कुल आबादी जब 9.44 थी इनकी, वो 2011 में बढ़कर 22.73 पहुंच गई, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और मूल निवासियों की संख्या घट रही है। असम और बंगाल में डेमोग्राफी चेंज को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। असम के सीएम ने हाल ही में कहा था कि जब हमने असम की आबादी का विश्लेषण किया तो पाया कि साल 1951 में राज्य में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो आज बढ़कर 40% पर पहुंच गई है और 2041 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन सकता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी बहुत जिक्र होता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या में लगातार और प्रत्यक्ष तौर पर इजाफा देखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे तमाम जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदू जनसंख्या से कहीं तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से हिंदुओं की संख्या में यहां गिरावट देखी जा रही है और मुर्शिदाबाद में हाल में जो तनाव फैला वो शायद इसी का नतीजा रहा। यहां तक कि कई जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या 1% तक कम हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी अधिक है। यह बदलाव महज आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने आसपास बदलाव के साक्षी हैं। दुकानों के खुलने के प्रकार, बाजार में होने वाले शोर और आवाजें, यहां तक कि स्कूलों की छुट्टियां और यहां तक कि स्थानीय राजनीति में भी बदलाव देखा जा सकता है। पूरे देश का आकलन करें तो यह देखना जरूरी है कि 2001 से 2011 के बीच भारत में क्या क्या बदला है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में काफी कुछ कमी देखी गई है।
2001 में हिंदू जनसंख्या 80.46% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% तक रह गई, यानी कि 79.8%। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या में इजाफा हुआ, जो 13.43% से बढ़कर 14.23% हो गया। यहां तक कि ईसाई जनसंख्या में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखी गई। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो बदलाव बहुत बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें जिला स्तर पर देखा जाए तो कहानी पूरी बदल जाएगी। भारत के 640 जिलों में से 468 जिलों में हिंदू जनसंख्या में गिरावट देखी गई, यानी 70% से अधिक जिलों में हिंदू जनसंख्या घटी है। इनमें से 227 जिलों में 0.7% से अधिक गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर 513 जिलों में मुस्लिम आबादी और 439 जिलों में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन साल 2011 के आंकड़े लगभग 15 साल पुराने हैं। 1.5 दशक में काफी कुछ बदल चुका है। नई जनगणना की तैयारी हो रही है। सरकार फिर से नई जनगणना कराने के लिए तत्पर है। बात साफ है कि जिस तरह का पैटर्न और जो आरोप डेमोग्राफी चेंज को लेकर हैं, नई जनगणना के आंकड़े हैरान कर सकते हैं। चलिए इसी पर देखते हैं आज की खास पेशकश न्यूज रूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए विषय को लेकर आपके सामने आते हैं और इस बार का जो विषय है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक फैसला है। दरअसल मंत्रिमंडल बुलाई जाती है हिमंता दा की तरफ से और उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है। वो प्रस्ताव क्या होता है वो जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसमें यह कहा जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जो भूमि ट्रांसफर होती है उसके आवेदनों की जांच के लिए एक एसओपी जो है वो बनाई जाएगी। स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें अंतिम अनुमति देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई पहलुओं की जांच होगी। अब बताते हैं कि ये एसओपी कहती क्या है। एसओपी ये कहती है कि असम पुलिस की विशेष शाखा जो है वो इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई भी धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ। खरीदारों के वित्त पोषण का सोर्स क्या है, यानी अगर कोई एक बड़े पैमाने पर लैंड खरीद रहा है या कोई भी लैंड खरीद रहा है तो आखिर उसके पीछे पैसा उसके पास कहां से आया, क्या इलाके के सामाजिक ताने बाने पर इसका क्या असर पड़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या ये मुद्दा बनेगी। अब इस बात को समझिए कि ये क्यों कहा गया कि सामाजिक ताने बाने पर, यानी उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका प्रतिशत क्या है, क्या उससे डेमोग्राफी तो प्रभावित नहीं होगी, और सबसे अहम कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो आखिर इस पूरे मामले में क्या रहेगा। दरअसल कई सारी जो एनजीओज हैं वो जमीन खरीदती थी असम में। अब इसी को लेकर ये जांच की जाएगी कि जमीन खरीदने के पीछे का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, पैसा कहां से आया और क्या ये राज्य के हित में है या नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और न्यूज रूम में आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बहुत बार हमने देखा है, पिछले 11 साल का भी हम जिक्र करें तो बहुत सारी ऐसी एनजीओज थी, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें बैन भी किया गया, जो शायद आज से 11 साल बड़े आराम से जो है वो काम कर रही थी। इसके पीछे कारण जो है वो ये था कि जो फंडिंग वहां पर आ रही है और फंडिंग आने के बाद जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब असम की भी अगर हम बात करें तो अब ये कहना है इंटेलिजेंस का कि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एनजीओज जो है वो ऐसे कोई बहुल इलाके में, यानी हिंदू बहुल इलाके में जो है वो खोली जा रही है, फिर वहां पर धर्मांतरण करने के लिए एक नेक्सस जो है वो चलाया जा रहा है, अलग गलत मंशा जो है वो रखी जा रही है एनजीओ के जरिए। तो अब सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, पहले तो जो वो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, अगर वो सेल हो रही है तो उसके लिए भी, जो इसका जिक्र आशीष कर रहे थे, कि एसओपी बनाई जाएगी कि वो खरीदने में भी आपको पूरी वेरिफिकेशन होगी कि एनजीओ कौन सी है, उसे फंडिंग कहां से आ रही है, एनजीओ का मकसद क्या है, अलग अलग लेवल पर पहले इन्वेस्टिगेट होगा तो ही आप वहां पर लैंड जो है वो खरीद सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ न्यूज रूम में इस चर्चा में नैना यादव। और देखिए, ये विषय इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहस इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कही तो कही क्यों, उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया तो किया क्यों, और उन्होंने आखिर लैंड को लेकर जो ये कहा जाए कि जो ट्रांसफ़र होता है उसको लेकर ये चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरी हुई।
हम सभी जानते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा इसके पहले भी खासतौर से असम की जो आबादी है, जो दूसरे इलाकों में भले अल्पसंख्यक हो लेकिन असम में वो बहुसंख्यक के रूप में नजर आते हैं। मुस्लिम आबादी की मैं बात कर रही हूँ और उसमें एक बहुत बड़ा जो कन्वर्जन का आरोप प्रदेश सरकार की तरफ से और सीएम की तरफ से लगाया जाता रहा है, उसमें एक ये बहुत बड़ा एंगल नजर आता है कि कई जो लैंड ट्रांसफर की जाती है वो कभी एनजीओज के नाम पर या कभी किसी और इस तरह की एक्टिविटीज के नाम पर या अपनों के नाम पर ही ट्रांसफर की जाती है और उसके बाद में कई ऐसी गतिविधियां, कई ऐसे प्रोग्राम संचालित होते हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन, उसका आंकड़ा देखा गया है। और ऐसे में जो लगातार कन्वर्जन या वृद्धि अगर हुई है वहां पर जनसंख्या की, तो क्योंकि असम अपने आप में डेमोग्राफिक लिहाज से बहुत ज्यादा उसके आंकड़े चिंता का विषय हो जाते हैं। अगर हम बात करें उसकी सीमावर्ती इलाकों की तो वो बांग्लादेश से उसके घुसपैठ की उनकी तरफ से बात कही जाती है और ऐसे पिछले कुछ वक्त से आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफर अगर होते हैं लैंड या फिर इस तरह से तमाम ज़मीनों को लेकर जो एक अलग चर्चा होती है या फिर उसके द्वारा माध्यम से उस जगह पर अगर कोई ऐसे प्रोग्राम संचालित होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। लेकिन लैंड जिहाद का मामला पहले भी कई बार ये वर्ड उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया और अब बाकायदा इसको लेकर एसओपी अगर तैयार की जाती है, आने वाले वक्त में कहा जा सकता है असम में बहुत कुछ बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। नमस्कार, न्यूज रूम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुधवार को असम में कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस कैबिनेट में एसओपी को अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल इस बात पर मिलता है कि असम में कोई भी इंटर रिलीजन अगर जमीन लेना चाहे तो वो मल्टी लेयर चेकअप से होगा, उसका मल्टी लेयर अप्रूवल होगा, चाहे वो एनजीओ हो या कोई इंटर रिलीजन क्यों ना हो। मल्टी लेयर अप्रूवल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को जमीन खरीदनी है असम में, इंटर रिलीजियस या किसी और स्टेट से किसी को जमीन खरीदनी है, तो सबसे पहले ये प्रपोजल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाकर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा। उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर होगा, वो नोडल ऑफिसर असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को वो प्रपोजल देगा और स्पेशल ब्रांच 4 पैरामीटर्स पर उस प्रपोजल को खंगालेगी। ये समझने की कोशिश करेगी कि जो पैसा स्टेट में जमीन खरीदने के लिए लगाया जा रहा है वो व्हाइट है या ब्लैक है। ये समझने की कोशिश की जाएगी क्या ये कोई फ्रॉड केस तो है नहीं। ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि इंटेंट क्या है, कोहेजन क्या है ये जमीन खरीदने का। और चौथा और सबसे अहम पैरामीटर वो है नेशनल सिक्योरिटी। और उसके बाद जब ये चारों लेयर अप्रूव होंगे स्पेशल ब्रांच असम पुलिस की तरफ से, तब ये प्रपोजल वापस से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इस पर नोडिंग होगी कि हाँ जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये फैसला असम की कैबिनेट में बुधवार को लिया गया है। अब ये भी समझने की जरूरत होगी कि असम एक सेंसिटिव स्टेट है। असम सेंसिटिव स्टेट इस लिहाज से है कि इसी साल मई में हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से आर्म्ड लाइसेंस रिमोट एरियाज के वल्नरेबल लोगों को दिए गए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि असम का क्या हाल होगा कि रिमोट एरियाज में अगर लोगों को आर्म लाइसेंस सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं तो वो कितनी सेंसिटिव जगह होगी। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, आप केरल के एनजीओ का जिक्र कर लीजिए। इंटर रिलीजन के अलावा यहाँ पर एनजीओज भी शामिल है, यहाँ तक कि वो लोग जो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं असम में, वो भी इन तमाम मल्टी लेवल अप्रूवल से गुजरेंगे। तो रास्ता अब आसान होने वाला है नहीं। असम या पूरे ही नॉर्थ ईस्ट की क्यों ना अगर बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट अपने आप में सेंसिटिव जोन माना जाता है, लेकिन असम की तरफ से कैबिनेट में जो ये फैसला आया है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि इंटर रिलीजन, अगर कोई इंटर रिलीजन ये चीज असम के लोगों पर अप्लाई नहीं होगी। जिनके एनजीओज असम में है, जो असम में रहते हैं, उन पर ये स्क्रूटनी, ये मल्टी लेयर अप्रूवल नहीं अप्लाई होंगे। ये इसीलिए खबरों में आ रहा है और इसीलिए इस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि ये बात इंटर रिलीजन को लेकर हो रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सौहार्द है या सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, क्या ये फैसला सही है या नहीं है। जहां पर इन 4 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर नेशनल सिक्योरिटी का आ जाता है, जो इस देश की सिक्योरिटी से जुड़ा होता है, वहां पर मुझे लगता है सारे वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। अब एक बार इस बात को समझना होगा कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल 1 महीने पहले ही हिमंता दा की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2041 में असम में जो मुसलमानों की संख्या है वो हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होती है, इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं,
उनकी संख्या यहां पर बहुत तेजी से बढ़ी है। अब वो कैसे बढ़ी है, इस बात को समझिए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के मुताबिक असम में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 34.63% है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 34.63% में से जो असम के जो मुसलमान है, जिसे असमिया मुसलमान कहा जाता है, उनकी आबादी महज 3% है। केवल 3%, महज 3% उनकी आबादी है। बाकी 31% से ज्यादा प्रवासी जो मुसलमान हैं उनकी आबादी है। और यही बात असम के जो रहने वाले लोग हैं वो उनको डरा रही है, सता रही है, क्योंकि डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई। डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है उसके लिए थोड़ा सा इतिहास में आपको लेकर जाना चाहूंगा। साल 1991 का वो वक्त था जब असम में जनगणना कराई गई थी। उस समय जो मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो 28.43% थी, यानी 30% भी नहीं थी। 2011 में जब जनगणना कराई गई थी, यानी जो आखिरी जनगणना थी, उसमें ये 34.22% पर पहुंच गई। यानी जो हिंदू था उसकी आबादी लगातार असम में घटती गई और मुस्लिमों की जो आबादी थी वो बढ़ती गई है। अब इस बात को समझिए कि जिस रेशियो से आबादी बढ़ी है, अगर हम उस रेशियो को ही ले ले तो आज की तारीख में लगभग 40% जो मुस्लिम आबादी है वो असम की हो गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी केवल 60% पर जो है वो सिमट कर रह जाएगी। जबकि 1991 में हिंदुओं की जो आबादी थी वो 68% थी, यानी आज की तारीख में 8% की गिरावट आई है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। और यही बात जो है असम के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनकी तादाद असम में बढ़ती जा रही है, कन्वर्जन बढ़ते जा रहे हैं। और अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए बतौर मुख्यमंत्री उनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि असम का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इस बारे में कहीं कोई शक शुबा नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के परिवर्तन से इस पर नकेल कसेगी या फिर ये एक महज विवाद का विषय बनकर रह जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम क्यों सिर्फ एक सैंपल स्पेस असम का उठा रहे हैं। आज जो संभल की एक रिपोर्ट जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देखिए किसी भी डेमोग्राफिकल चेंज में 3-4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। एक ये होता है कि एक कोई समुदाय जिसका फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो और दूसरे का कम हो, एक फैक्टर ये होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि एक कोई समुदाय जो है वो वहां से पलायन कर रहा हो। तीसरा ये कि वहां पर आप एक आबादी को बढ़ाई जा रहे हैं, वो अवैध तरीके से भी हो सकती है कि आप घुसपैठ कर आ रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि दूसरी स्टेट से वो यहाँ पर पहुंच रहे हो। असम का केस जो है वो क्लियरली ये है कि यहाँ पर जो आशीष ने बताया कि 31%, 34% के अंदर 3% जो है वो असम के है, बाकी सब जो है वो घुसपैठ कर यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। संभल की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा अलग केस था। जो हिंदू थे उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा, और या तो जो हिंदू बचे उन्हें या तो कन्वर्ट कराया गया, और साथ ही जो फर्टिलिटी रेट था, यानी कि 4 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स जो है वो संभल में आ गए। पश्चिम बंगाल में भी ये 3 फैक्टर्स जो है वो अप्लाई होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि भारत में ना केवल ये असम का मुद्दा है, ये अलग अलग राज्यों को जब आप स्टडी करेंगे ना, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश के कई जिले हो, तो वहां पर आपको ये डेमोग्राफिकल चेंज के पीछे जो फैक्टर्स है ना, वो जब आपको पता चलेंगे तो नैना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। नैना आप बोलिएगा, लेकिन असम का यहाँ पे इन्होंने जिक्र यहाँ पर संभल का किया था, तो संभल के बारे में बता दो। जब आजादी हुई थी, आजादी के बाद जब संभल की जनगणना कराई गई थी, उस समय संभल में 45% हिंदू परिवार थे और 55% जो थे वो मुस्लिम परिवार थे। लेकिन आज की तारीख में इसी संभल में 85% मुसलमान वहां पर हैं और महज 15% जो है वो हिंदू हैं। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है उसका उदाहरण संभल से भी लिया। अगर बाकी के हम मध्य भारत के, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो वहां पर डेमोग्राफी चेंज होने के अलग रीजन हमने देखे समय समय पर। वहां पे बहुत बड़ा रीजन जो है वो कन्वर्जन रहा है। आखिर इतने लंबे वक्त से, और जो कि हम देखते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी गवर्नमेंट या फिर पिछले जो उनके कार्यकाल उन्हीं की पार्टी की तरफ से रहा है, उनकी तरफ से भी लगातार इस तरह की तमाम ड्राइव चलाई गई हैं, जिन्हें इवैक्यूएशन ड्राइव के तौर पर भी कई अलग अलग मौकों पर हमने देखा। अब ये तो
वो एसओपी बना रहे हैं कि भाई अगर रिलीजियस ट्रांसफर होती है जो ज़मीन, या फिर अगर एनजीओज को दी जा रही है तो उनका क्या यूटिलाइजेशन है, किस रूप में काम करते हैं, वो उनकी किस तरह की प्रोग्रामिंग है। लेकिन आखिर ये डेमोग्राफी चेंज हुई तो हुई कैसे, ये बात मानी जाएगी बाकायदा कि भाई या तो वो विलिंगनेस के चलते एक तरह से आपने उनको पनाह दी, एक तरह से एंटर होने में मदद की, या फिर दूसरी तरफ ये कि अगर ये होते चले गए, घुसपैठ होती चली गई, डेमोग्राफी चेंज होती चली गई, कन्वर्जन होता चला गया, पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, वही बात है कि भाई वो विलिंगनेस की बात हो जाती है। ये एक बात साफ तौर पर है कि अगर असम की सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है तो इस बात में, इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की इस बात को समझने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या माइंडसेट और क्या केसेस असम में रहे हैं। असम में इस तरह के कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसको लेकर लगातार सरकार चिंतित होती है। असम में कई इस तरह के केसेस सामने आए हैं जहां पर लोग परेशान होते हैं। लोगों को जो 2011 का सेंसस है उससे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर वहां के सीएम का ये कहना है कि 2041 तक इतना बड़ा बदलाव वहां की रिलीजन में आएगा तो ये एक चिंता का विषय डेफिनेटली बना हुआ है। और अब इसके पीछे के विषय को समझने की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे। अगर 2011 के स्टैट्स को देख लिया जाए और अगर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आज से 10-15 साल बाद 2041 तक ये स्टैट्स में इतना बड़ा बदलाव आएगा तो वो कैसे आएगा। बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठी लगातार भारत आने की कोशिश करते हैं उस पर सरकार बड़े एक्शन ले रही है, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर हो, असम हो, तरह तरह ये ड्राइव चलाई जाती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उनको वापस भेजा जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही गुड़गांव में देखा होगा या आप नोएडा में भी देख रहे होंगे, जो लोग बांग्लादेश से गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और एज ए लेबर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कई ऐसे लोग हैं जो वापस जा चुके हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि असम की सरकार अगर ऐसा अप्रूवल लाती है जिस पर जो चर्चा का विषय बनी है तो उसके पीछे की मंशा क्या है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी उन 4 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कन्वर्जन भी बहुत बड़ा इशू है, धर्मांतरण के जितने केसेस सामने आ रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। सरकारें अपना काम कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गलत तरीके से किसी हिंदू लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ कानून भी है जिसको लेकर बाकी स्टेट की गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए। ये आंकड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए जो असम के सीएम की तरफ से दिया मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा काफी प्रोएक्टिव रहते हैं, खासतौर से असम की प्रोटेक्शन को लेकर, सीमावर्ती जो वहाँ के नेशनल कंसर्न है इसको लेकर, कन्वर्जन हो या फिर डेमोग्राफी चेंज हो। और अब अगर हमने देखा है जमीनों को लेकर जो बड़ा हस्तांतरण रहा है, इवैक्यूएशन ड्राइव जो है उनकी तरफ से चलाई जाती रही, ठीक है, उसको लेकर कई अलग अलग चर्चा होती रही, आलोचनाएं भी रही है। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि भाई सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अब चुनावी साल है, इस वजह से ये सारे एक्शन से। लेकिन बार बार यही बात कही जाती है पलक और आशीष की, फिर अगर इस तरह से कुछ चीज में बदलाव है, किसी स्टेट की डेमोग्राफी, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो भाई परमानेंट अगर इलाज हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। और जाहिर तौर पर इस पर दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि 263 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा जो है वो असम और बांग्लादेश के बीच में है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो तेजी से असम और देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू है ही। इस बात को भी समझिए कि हमारी प्राकृतिक संसाधनों पर या हमारे यहाँ की जो जॉब्स हैं उन पर हमारे जो देश के नागरिक हैं उनका हक है, ना कि किसी घुसपैठिए का। तो घुसपैठियों का कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, भले वो किसी भी जात से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय का हो। घुसपैठियों का केवल एक ही धर्म होता है, वो घुसपैठिए हैं और अवैध घुसपैठिए हैं। पलक समाप्त। बिल्कुल, और इसका समाधान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कंचन ने भी जिक्र किया कि अगर कुछ भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए और किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए न्यूज रूम के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली।